एक बार भरपूर तालियों से डॉक्टर कर्नल वीपी सिंह का हम सम्मान करें। जिस जज्बे के साथ इन्होंने हिंदुस्तान की व्याख्या की है, मैं समझता हूं कोई कभी नहीं कर सकता। पुनः हम जोरदार तालियों से उसका स्वागत करते हैं। और अब मैं उसको बुला रहा हूं जिसको सब जानते हैं। वो हमारे हरियाणवी मस्ती का कवि है। हंसी के हंसाने के अलावा कुछ नहीं आता, और हरियाणा और हास्य पर्यायवाची शब्द हैं। ब्रह्मचारी जी का भी जन्म वहाँ हुआ, मेरा भी वहीं हुआ, और उनका भी। महान लोग हरियाणा में ही होते हैं। एक दो निकल जाएं बाबा रहीम जैसे तो कोई ऐसी बात है, तो ऐसी बात नहीं है। हम सब अपने पास हर चीज़, हर एक तरह की क्वालिटी है, कोई ऐसी बात नहीं है। तो उस क्वालिटी में जो नंबर 1 पर बैठता है फ्री अरुण जैमिनी, आप भरपूर तालियों से उसका स्वागत करें। आदरणीय ब्रह्मचारी जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। राम रहीम जी का जिक्र कर रहे थे, मैं तो उनका बहुत आभारी हूं। सच में कारण है उसके पीछे, हरियाणा में पर्यटक स्थलों की बहुत कमी थी। भाई आज कौन है वो जो गुफा नहीं देखना चाहता? आज टिकट लगा दो, ताजमहल से ज्यादा कमा सकते हैं हम। तो मैं तो आभार व्यक्त करता हूं जी। थोड़ा आनंद लें। रावत साहब बैठे हैं, पहले तो उनसे माफी सहित। आपके दूसरे वाले की बात करूंगा, थोड़ा राजनीतिक हंस लें जरा। राजनीति खूब हंसा रही है। अभी जब गुजरात में चुनाव हुए तो चुनाव परिणाम वाले दिन हार्दिक पटेल ने राहुल गांधी जी को फोन किया। बोला लगता है हम हार रहे हैं, ये तो हद है। राहुल बोला तेरी तू जाने, हमें तो आदत है। नहीं, वो किस्मती रावत साहब उनकी ऐसी है, क्या करो। ताश की गड्डी खरीद के लाए, उसमें भी सत्ता गायब था। अच्छा, एक और फोन हुआ पिछले दिनों, जब उत्तर प्रदेश के चुनाव परिणाम आए। 11 मार्च को आए थे पिछले साल। 11 मार्च को मुलायम सिंह जी ने सोनिया गांधी जी को फोन किया। मुलायम सिंह जी के भाषण आपने तो खूब सुने होंगे। वो हमारे कवि है वेद प्रकाश वेद, उन्होंने बहुत बढ़िया बात कही। बोले मुलायम जी कह रहे थे मेरी बात कोई समझता क्यों नहीं, मेरी बात कोई समझता क्यों नहीं। तो एक कार्यकर्ता बोला जी आप अपनी बात रिकॉर्ड करके खुद समझ के दिखाओ। तो मुलायम जी की वो बात सोनिया जी कितनी समझी होगी मुझे नहीं पता। वो मुलायम जी ने सोनिया जी को फोन किया कि तोहार लौंडे ने हमारी लौंडे के फट्टे लगा दिए। तो कुल मिला के ये उत्तर प्रदेश का चुनाव परिणाम था जी। अच्छा, एक और फोन हुआ पिछले दिनों। जैसी राष्ट्रपति पद के लिए एनडीए द्वारा राम कोविंद जी का नाम तय हो गया, उसी दिन यमराज का फोन आया आडवाणी जी के पास। बोले अब चले या कोई और बहाना बच रहा है। तो आडवाणी जी बोले मोदी जी ने कहा विकास होगा, बस उसका मुंह देख के जाना चाहता हूं। वाह 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 वाह। मोदी जी भी कमाल करते हैं साहब, आपने देखा होगा। चाहे वो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण हो, चाहे महाराष्ट्र के, चाहे हरियाणा के, चाहे वो त्रिपुरा के, आपने देखा होगा हर जगह वो आडवाणी जी और मुरली मनोहर जोशी जी को अपने साथ ले आते हैं और सामने बिठा देते हैं, जैसे मंगत राम सिंघल जी बैठे ना बस। अब फिर दिखाते हैं, बोले देखो ऐसे होता है शपथ ग्रहण। न्यूज़ के बाद भाषण भी देते हैं। भाइयों और बहनों, आज मैं जहां हूं वो इनकी वजह से हूं, और ये जो जहां हैं वाह भाई वाह। और भाषण भी कमाल देते हैं जी मोदी जी। 70 साल से विकास नहीं हुआ, 70 साल से विकास नहीं हुआ। इस चक्कर में अपने 4 साल भी जोड़ लेते हैं। अरे मोदी जी, दूसरों के बाथरूम में झांकने की बजाय अगर सही टाइम पे अपने बेडरूम में झांक लेते, हाँ, तो आज विकास घोड़ी चढ़ रहा होता।
वाह 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 वाह। तो राजनीति खूब हंसाती है जी, ऐसी बात नहीं है, वाह। खूब हंसाती है। वो अभी वो अमेरिका का एक साइंटिस्ट कह रहा था, बोले जी हमने तो एक आदमी की किडनी बदली, 6 घंटे बाद वो काम धंधा ढूंढ रहा था। वहीं एक जापान का था, बोले जी हमने तो एक आदमी का हृदय बदला था, हार्ट, 2 घंटे बाद वो काम धंधा ढूंढ रहा था। वहीं एक भारतीय था, बोले जी हमने तो एक आदमी बदला था, बस पूरा देश काम धंधा ढूंढ रहा है। तो राजनीति की बात अब क्या करें इससे। दरअसल हरियाणा के आदमी में एक खासियत तो होती है कि हम सहज हास्य में जीने वाले लोग हैं। मैं आपको अभी 1 हफ्ते पहले की घटना बताता हूँ। मैं दिल्ली में अपनी कार से जा रहा था, एक रेड लाइट पे खड़ा था, वो बत्ती कब हरी होगी मुझे ध्यान नहीं रहा, दरअसल कुछ सोच रहा हूँगा मैं, तो एक मोटरसाइकिल आई घूमघाम के मेरे पास, मेरे कार का शीशा खटखटाया, मैंने शीशा नीचे किया, बोला इससे ज़्यादा हरी नहीं होगी वो। तो ये जो सहज हास्य है ये हमारे स्वभाव में। दरअसल क्या हरियाणा का आदमी फुर्सत में रहता है, इसलिए हास्य रस में रहता है। हास्य के लिए थोड़ी फुर्सत चाहिए। वो एक ने एक रिक्शे वाले को आवाज दी, बोले खाली है, बोले हाँ, बोले आप फिर ताश खेलते हैं। तो इतनी फुर्सत जरूरी है। वो एक ने एक रिक्शे वाले से कहा, बोले स्टेशन चलेगा, बोले हाँ, बोले कितने पैसे, बोले 25 रुपए, बोले ये तो रहा स्टेशन। अच्छा में पैसे कम कराने होते हैं, हम जगह को पास बुला लेते हैं। बोले ये तो रहा स्टेशन। रिक्शे वाला बोला हाथ नीचे कर ले वरना रेल के नीचे आ जाएगा। वो एक पहुंच गया हलवाई की दुकान पे, भाई ने छिक्के जलेबी खाई भरपेट। जब पैसे देने का नंबर आया, भाई ने जेब झाड़ दी, बोले पैसे तो नहीं है। अब दुकानदार दुकान से बाहर निकला, 15-20 मिनट तबीयत से धुना पीटा उसे। जब खुद थक गया पीट पीट के, तो वापस दुकान में चला गया। अच्छा वो भी कपड़े झाड़ के खड़ा हो गया है, बोले अब क्यों खड़ा है, जा, बोले इसी भाव 1 किलो और दे दे। तो ये हास्य अपने भीतर रखना बहुत जरूरी है जी, ये बहुत आवश्यक है, क्योंकि जन्मदिन है, उल्लास के साथ मनाना चाहिए, उसी उल्लास के साथ कोशिश करते हैं। हमारे यहाँ तो प्रेमी प्रेमिका में संबंध विच्छेद के लिए भी बहुत बड़ी बात नहीं चाहिए, बहुत सामान्य बात पे हो जाता है। वो प्रेमी ने प्रेमिका को जैसे ही सीने से लगाया तो प्रेमिका बोली तेरा दिल बड़ा कुरकुरा सा है। अरे बोले कुरकुरा कौन है, तेने बीड़ी का बंडल तोड़ दिया। तो हमें ये बड़ी बड़ी बात ना चाहिए जी। दरअसल क्या है, मन का साफ होता है, जो मन में वो जबान पे है। हरियाणा का आदमी आर्टिफिशियल जिंदगी जी नहीं सकता। वो एक मुकदमा चल रहा था, तो एक ताई गवाही के लिए आई। अच्छा दोनों वकील उसी के गांव के। तो पहले वकील ने पूछे, बोले ताई मुझे जाना है। खूब जानू हूं, गुलाब सिंह का छोरा है तू, 1 नंबर का झूठा, तेरी लुगाई तक तो छोड़ के चली गई थी। बेचारा वकील सन्न रह गया जी। उसने दूसरे वकील की तरफ इशारा कर दिया, और ताई से जाना है, अच्छी तरह जानू हूं, करनैल काने का छोरा है यो, 1 नंबर का याश, तेरी लुगाई से भी इसका चक्कर था। भाई साहब जज ने कोर्ट स्थगित की, अपने चैम्बर में गया, दोनों वकील बुलाए, बोले खबरदार ताई से मेरे बारे में कुछ पूछ लिया तो। तो इतना साफ मामला है जी। जिस उद्देश्य के लिए कार्यक्रम किया, उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए मैं एक कविता सुनाता हूं, फिर आदरणीय सुरेंद्र शर्मा जी हैं और आप हैं, और फिर हंसी ठाके हैं। दरअसल हमारे में जब से हमने लिखना शुरू किया उसके बाद से एक ही युद्ध हुआ, कारगिल, वो भी पूरा युद्ध नहीं हुआ। तो कारगिल युद्ध के बाद मैंने एक हास्य की कविता लिखी। कारगिल वीर रस का विषय है, लेकिन मैंने कोशिश की कि उसमें से हास्य रस निकाला जाए। कारगिल के बाद मुझे ध्यान है, एक मेजर साहब और एक एसपी साहब बैठे हुए थे। मेजर साहब बोले हमारे सेना के जवान बड़े साहसी होते हैं। एसपी बोला जी हमारे पुलिस के सिपाही ज़्यादा साहसी होते हैं। मेजर बोला देखा नहीं कारगिल में हमारे जवानों ने क्या जलवा किया। एसपी बोला जी हमारे सिपाही ऐसे जलवे रोज करते हैं। तो मेजर बोला भाई तुम्हें समझ में नहीं आएगा। तो मेजर ने एक जवान को बुलाया, बोले जवान इधर आओ। बोले हाँ। सामने टीला देख रहे हो? बोले हाँ। बोले भाग के चढ़ जाओ और कूद जाओ। साहब जवान भाग के चढ़ा और कूद गया। तो मेजर बोला एसपी से
देखो इसे कहते हैं साहस। एसपी बोला रुको। उन्होंने अपने सिपाही को बोला, बोले सिपाही इधर आओ। बोले हाँ। सामने टीला देख रहे हो? बोले हाँ। बोले भाग के चढ़ जाओ और कूद जाओ। सिपाही बोला सब आपका दिमाग तो नहीं खराब हो गया? तो एसपी बोला मेजर से, देखो साहस। तो हर जगह का साहस अलग अलग है। जब मुशर्रफ अपने आप पाकिस्तान के राष्ट्रपति बन गए, अपने आप ही बने, अगले को किसने बनाया था? चुनाव भी लड़ा तो भाई अकेला ही उम्मीदवार था, तो उसने अपने आप ही अपने फोटो वाला डाक टिकट जारी कर दिया पाकिस्तान में। तो डाक टिकट बिक नहीं रहा था, तो उन्होंने ऑफिसर को बुलाया, बोले क्या बात है, टिकट बिक क्यों नहीं रहा? बोले जी ये ठीक से चिपकता नहीं है। बोले तो गोंद बढ़िया लगाओ। बोले प्रॉब्लम गोंद की नहीं है, लोग थूक दूसरी तरफ लगाते हैं। वाह 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 वाह। एक बार तालियां बजा दो। मैं कारगिल जैसी घटना से एक हास्य की कविता आपको सुनाता हूं। दरअसल क्या है, इतने सारे साधु संतों के बीच में कविता पढ़ना बड़ा मुश्किल काम है, और वो मैं सिर्फ इधर देख ही नहीं रहा, मैं तो इधर ही देख रहा हूं बस। सीमा पर जैसी छिड़ी लड़ाई, देशभक्ति की भावना सब में उमड़ आई। कुर्बानी का कुछ ऐसा चढ़ा जुनून कि घायल सैनिकों को सभी देने लगे अपना अपना खून। नेता हो या व्यापारी, कवि हो या भिखारी, खिलाड़ी हो या संगीतकार, अध्यापक हो या बेरोजगार, तरह तरह के लोगों का जब घायल सैनिकों में खून चढ़ा तो सबका प्रभाव अलग अलग पड़ा। एक भिखारी का खून जब सैनिक के शरीर में गरमाया तो दुश्मन का गिरेबान पकड़ के गिड़गिड़ाया, जरा इस तरफ भी ध्यान दे दे अल्लाह के नाम पे अपनी जान दे दे। इतना कहकर जैसी उसने जान ली, दूसरे दुश्मन ने उसकी नियत फौरन पहचान ली। वो वापस नियंत्रण रेखा की तरफ भाग चला। हमारा सैनिक बोला, जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला। वाह। कवि का खून चढ़वाए सैनिक ने, ये कवि बड़ा खतरनाक होता है जी। वो एक दिन मैं हवाई जहाज से आ रहा था, एक सज्जन महाराज में बैठे थे, तो उन्होंने पूछ लिया आप क्या करते हैं? मैंने कहा मैं कवि हूं। मैंने पलट के पूछ लिया और आप? बोला जी मैं बहरा हूं। कवि का खून चढ़वाए सैनिक ने जब दुश्मन को अपने चुंगल में फंसाया तो दुश्मन गिड़गिड़ाया, माफ कर दो माफ कर दो। सैनिक बोला जाओ तुम्हें माफ किया। इतना कह के पहले तो उसने बंदूक की नाल साफ करने वाले ब्रश से दुश्मन का कान साफ किया, फिर अपनी कविताओं का बारूदी पुलिंदा बंदूक की जगह अपनी जुबान में भरा और दाग दिए 12 दोहे 24 कविताएं और 36 चौपाई। और दाग दिए 12 दोहे 24 कविताएं और 36 चौपाई, और जब तक उसके प्राण नहीं निकले उससे तालियां बजवाई। अध्यापक के खून वाला सैनिक निहत्था ही दुश्मन के बंकर में आया। अच्छा वो निहत्था जा भी सकता है, जब वो 60 बच्चों की क्लास में निहत्था जा सकता है तो उसे वहां क्या खतरा भाई। अध्यापक के खून वाला सैनिक निहत्था ही दुश्मन के बंकर में आया, एक का कान मरोड़ते हुए गुर्राया, अच्छा मेरे पीरियड में आधी क्लास भाग गई। तुम सब लोग इस क्लास में कहां से आ घुसे? तुम सब के नाम तो स्कूल से सन 47 में ही कट चुके। क्या बात है, वाह 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 वाह। तुम सबके नाम तो स्कूल से 47 में कट चुके। और क्या है ये बंकर? याद करो सन 71 जब हमने चमत्कार दिखलाया था, 90,000 नालायकों से एक साथ कान पकड़वाया था। क्या बात है, वाह 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 वाह। अबे मूर्ख, हम सारे देश के चहेते हैं, इतिहास पढ़ाते पढ़ाते भूगोल बदल देते हैं। वाह 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 वाह। सुनो ये बंदूक यहां से हटाओ, जाओ किसी पेड़ पर से एक मोटी डंडी तोड़ कर लाओ, पूरी चोटी पर उधम मचा रखा है, फौरन मुर्गा बन जाओ। और मुर्गा बने बने ही अपने खून से 40 बार जय हिंद लिखकर दिखलाओ। क्या बात है, वाह 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 वाह। तुम्हें बंदूक में ना गोली भरनी आती है ना चलानी आती है, कुछ दिन मेरे घर ट्यूशन पढ़ने आओ। एक फिल्म अभिनेता का खून चढ़े सैनिक से अफसर ने कहा निशाना लगाओ। सैनिक बोला पहले कैमरामैन बुलाओ और लाइट जलवाओ। अफसर बोला लाइट जलवा के मरवाएगा? तो सैनिक बोला मुझे मरने का डर मत दिखाओ, यह काम मैं पहले भी कर चुका हूं, अब से पहले 15 फिल्मों में 50 बार मर चुका हूं। क्या बात है। अफसर चौंका, 15 फिल्मों में 50 बार? ऐसा तूने क्या करा था? सैनिक बोला क्यों,
रीटेक में क्या तेरा बाप मरा था? फिल्मोनिया से ग्रस्त व्यक्ति के खून ने और कमाल दिखाया, आगे बढ़ते दुश्मन को देखते ही चिल्लाया, जाने तुम्हारे पांव देखे बहुत गंदे हैं, इन वादियों में घिन आएगी, इन्हें हमारी जमीन पे मत रखना, जमीन मैली हो जाएगी। वाह 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 वाह। और शिक्षा व्यवस्था पर एक व्यंग, एक सैनिक का बहुत ही मजबूत था कांधा, उसने 4 दुश्मनों का गट्ठर सा बांधा, उठाया, पीठ पर लटकाया और सारे युद्ध क्षेत्र का नक्शा बदल दिया। जब वो 5वें दुश्मन को एक हाथ में पानी की बोतल की तरह लटका कर चल दिया, सब हैरान परेशान, खा गए गच्चा। लेकिन यह किस्सा है सच्चा, क्योंकि उस सैनिक को खून देकर आया था एक स्कूल का बच्चा। वाह 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 वाह। एक सैनिक को गलती से एक नेता का खून चढ़ गया, यहां गलती हो गई जी। एक सैनिक को गलती से एक नेता का खून चढ़ गया, ठीक होते हुए फ्रंट की बजाय दिल्ली की तरफ बढ़ गया। उसे फ्रंट का सही मतलब समझाया गया और सीधा कारगिल भिजवाया गया। वहां तोपों को देखते ही उसका कलेजा हिला। अच्छा, यही है बोफोर्स तोप जिसका कमीशन मुझे आज तक नहीं मिला। चल छोड़, अभी इस चक्कर में क्या पढ़ना है। फिर अफसर से बोला, अच्छा बताओ मुझे किस चुनाव क्षेत्र से लड़ना है। अफसर ने कहा द्रास। वो बोला क्या कहा? मद्रास? मुझे तो उत्तर भारत में कहीं से लड़ा दो। अफसर गुस्से में बोला, इसे सीधा टाइगर हिल पे चढ़ा दो, इसे सीधा टाइगर हिल पे चढ़ा दो। वो सिरफिरा, चढ़ते चढ़ते कई बार गिरा। इस दृश्य का आनंद लें, खास तौर से रावत साहब। वो सिरफिरा, चढ़ते चढ़ते कई बार गिरा, जहां भी 2-4 सैनिक दिखें वहीं रस्सी छोड़ दे और वोट मांगने के लिए दोनों हाथ जोड़ दे। खैर सारे रास्ते उसने खूब वायदे किए, खूब आश्वासन दिए, खूब भाषण पिलाया और इसलिए टाइगर हिल पे चढ़ ही नहीं पाया। वो तो शुक्र है इसी दौरान बंद होगी लड़ाई, वरना पता नहीं क्या गुल खिलाता भाई। और कविता की सबसे महत्वपूर्ण और अंतिम पंक्तियां आप तक पहुंचा रहा हूं, वरना पता नहीं क्या गुल खिलाता भाई। लेकिन मैं कहता हूं कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, नेताओं का खून सैनिकों को नहीं बल्कि सैनिकों का खून नेताओं को चढ़वाया जाए। कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, नेताओं का खून सैनिकों को नहीं बल्कि सैनिकों का खून नेताओं को चढ़वाया जाए, ताकि उनमें भी भारत मां के सच्चे सपूतों का रक्त हो। कोई ढूंढने से भी देशद्रोही ना निकले, हर नेता देशभक्त हो, हर नेता देशभक्त हो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। ये तालियां जरा बढ़ा दें तो मैं सुरेंद्र शर्मा जी को आमंत्रित करूं। आदरणीय सुरेंद्र शर्मा जी का कोई परिचय दूं, आप बेहतर जानते हैं, ज्यादा जानते हैं। एक बार भरपूर तालियां बजाकर स्वागत कर दें आदरणीय सुरेंद्र शर्मा जी। अब मैं आखिरी बचाऊं बस, उसके बाद भोजन की व्यवस्था होगी ना, पता नहीं, खैर होगी तो ठीक है। किसी भी व्यक्ति के बारे में निर्णय लेने से पहले थोड़ा दिमाग लगा लेना चाहिए अपने को। समझ जाओ तो ताली बजा देना, पहले नहीं। मैंने बाबा रामदेव से एक ही सवाल पूछा, भाई ने मुझे आज तक जवाब नहीं दिया। मैंने बाबा अगर योग से ही रोग दूर होते हैं तो तू दवाई क्यों बना रहा है? भाई ने मुझे आज तक जवाब नहीं दिया उस चीज का, सीधी सी बात कहना। हजारे जी से सवाल पूछा, अभी तो अनशन तोड़ दिया उन्होंने, कोई आए ही नहीं भीड़ में, तो करे क्या अनशन करे आदमी। कि दिल्ली में भ्रष्टाचार के खिलाफ नारे लगाए, वंदे मातरम, भारत माँ की जय। हजारे जी ये वंदे मातरम, ये भारत माँ की जय, ये तिरंगा झंडा तब कहाँ था जब बम्बई में राज ठाकरे के लोग गैर मराठियों को सड़कों पर निकालकर मार रहे थे, तब आपने आंदोलन क्यों नहीं खड़ा किया था इस देश के? और तालियां इस बात पर चाहूँगा साहब,
अगर महाराष्ट्र में मराठी रहेंगे, गुजरात में गुजराती रहेंगे, राजस्थान में राजस्थानी रहेंगे, फिर मुझे जवाब दो, फिर भारतीय कहाँ रहेंगे इस मुल्क के अंदर? अब ये रिकॉर्ड मत करो, हैं? आज रिकॉर्ड करके कल अपनी लुगाई को हंसाएगा। मेरे भरोसे ब्याह करके लाया था क्या? मर्द का बच्चा है तो अपने भरोसे अपनी लुगाई को हंसा, यार मेरे भरोसे का को कोशिश कर रहा है सीधी सीधे। आप भी नीचे कर लो, हाँ अच्छा नीचे कर लो इसका। अभी भी मैं देख रहा हूं जो पति अपनी पत्नी के साथ यहां बैठे, दहशत में बैठे, ढंग से हंस नहीं पा रहे। हंसने से पहले लुगाई की तरफ देखते हैं, वो हंसती है तो हंस। हद होगी यार दहशत की। जब मैं खड़ा हूं यहां पर तो किस बात की चिंता आपको? देखो ही मत, लुगाई की तरफ हंसते रहो, क्या बिगाड़ लेगी तुम्हारा? मैं तुम्हें बचा लूंगा और मेरे जाने के बाद भगवान भी तुम्हें नहीं बचा सकता। एक बार समझ ले जाता हूँ। मैं तो थोड़ी बहुत टिप्स देना चाहता हूँ आपको। एक तो सुबह ही मॉर्निंग में आप जो दौड़ लगाते हो कभी मत करना, उम्र कम हो जाएगी आपकी। एक वो जिम जाते हो कभी मत करना, उम्र कम हो जाएगी। बड़ा रिसर्च वर्क है साहब मेरा। देखो घोड़ा दौड़ता है 20 साल जिंदा रहता है, अजगर पड़ा रहता है 1000 साल जिंदा रहता है। और साधु संत बैठे साहब, भगवान ने जितनी सांसें दी हैं उतनी लोगे, आप सब मानते हैं। एक सांस ज्यादा नहीं ले सकते। अब मेरा रिसर्च सुनो, जब आप दौड़ोगे तो जल्दी जल्दी सांस लोगे, जल्दी जल्दी छोड़ोगे। घर में चुपचाप पड़े रहोगे, धीरे धीरे सांस लोगे, धीरे धीरे छोड़ोगे, ज्यादा उम्र तक जिंदा। अब वही लोग ताली बजा रहे हैं जो मॉर्निंग वॉक में नहीं जाते कि बचा दिया आज तो। खैर मैं मोदी जी पर ज़्यादा कुछ नहीं कहता, कहना भी नहीं चाहिए। पर एक बात तो है, अगले ने मेरी पत्नी के बारे में जो मेरी राय थी एकदम धूल धूसरित कर दी। अगले ने 8 नवंबर को भाई ने नोटबंदी लागू की। 7 नवंबर को मैंने अपनी लुगाई से पूछा घर में कुछ रुपए पड़े हैं क्या? 1 हफ्ते बाद वापस दे दूंगा। बोले आपकी कसम, घर में जहर खाने को भी पैसे नहीं मेरे पास। लुगाई को नहीं देने तो नहीं दिए। मैंने देख किसी कोने में पड़े होंगे, 1 हफ्ते के लिए चाहिए। बोले आपकी माँ की कसम, घर में जहर खाने को पैसे नहीं। मेरी खाली, मेरी माँ की खाली, ना अपनी खाई ना अपने खाई। 8 नवंबर को मोदी जी ने नोटबंदी लागू कर दी और 9 नवंबर को उसके पास इतने रुपए निकले कि पूरा हिंदुस्तान जहर खा सकता था उसके अंदर। सीधी सी बात। तब पता लगा जिंदगी भर उसने मेरे से झूठ बोला है, उसके अलावा कुछ भी काम नहीं किया। सीधी सी बात कह रहा हूँ। और अभी क्या, पहले तो देश में मैं अकेला ही इंटेलिजेंट था। मोदी के आने के बाद 2 हो गए। मोनोपोली मेरी खत्म हुई। 19-20 का फर्क है हम दोनों में। वो 19 है, मैं 20 हूँ। क्यों, एक तो मेरी उम्र भी ज़्यादा, दूसरी लुगाई भी साथ रहती है, तो थोड़ा मेरे इंटेलिजेंस ज़्यादा है मेरे के अंदर। कोई ऐसी बात नहीं। मोदी जी ने ऐसी बात कह दी कोई पकड़ नहीं सकता। इंटेलिजेंट आदमी ऐसी बात कहता है कोई पकड़ नहीं सके। मैंने भी 40 साल पहले ब्याह वाले दिन अपनी लुगाई से ऐसी बात कह दी, आज तक पकड़ नहीं पाई। मोदी जी ने कह दिया अच्छे दिन आने वाले हैं। भाई ने ना तारीख बताई ना सन बताया, बिगाड़ लो क्या बिगाड़ हो गया उसका। मैंने भी अपनी लुगाई से 40 साल पहले कहा था तुझे प्यार करूंगा। रोज पूछती है कब करेगा, ये तो बता दे। मोदी जी बुलंदियों पर हमने पहुंचा दिया है, टिके रहना तुम्हारा काम है, हमारा काम नहीं है साहब। और तालियां इस बात पर चाहूंगा साहब, व्यापारी लोग बैठे हैं। मोदी जी इस मुल्क को बुलेट ट्रेन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फिजूल खर्ची अपनी कमाई के पैसे पर की जाती है, जापान के उधार के पैसे पर कभी भी जिंदगी में नहीं की जाती। इस मुल्क को बुलेट ट्रेन की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत इस बात की, एक आदमी टिकट के पैसे देकर ट्रेन में
यार 24 घंटे खड़े होकर यात्रा करता है, उसे बैठने की सीट हम किस दिन दिलवाएंगे? उस बात की पहले व्यवस्था होनी चाहिए। और टिप्स देना चाहता हूँ, अब मेरे प्रोग्राम में तो 90% पति अपनी पत्नी को लेकर आते हैं। इसलिए नहीं लाते कि उसे प्यार करते हैं, इसलिए लाते हैं खुद तो अपनी लुगाई को कुछ कह नहीं पाते, मुझसे कहलवाना चाहते हैं। भाई मर्द के बच्चे हो तो खुद बोलो अपनी लगाई, वहां सबकी टैं बोल जाएगी। कई बार तो मुझे ऐसे लगता है जैसे इस देश के पतियों ने मुझे सुपारी दी हुई हो कि हम तो कुछ नहीं कहेंगे, तू कहती हो हमारी तरफ से। या देखा जाए तो इस देश के पतियों का मैं अम्बेडकर हूँ। ये बेचारा शोषित समाज जो आज तक ऊपर नहीं उठ सका, इसको मेरे ही जैसे संतों की आवश्यकता है। औरतों को तो राजा राम मोहन राय मिल गए थे, पतियों को तो हजारों साल की तपस्या के बाद एक संत इस धरती पर मिला है। मैं पतियों का तो एकमात्र संत हूँ, सीधी सी बात। और आपसे क्या कहूँ साहब, समय की सीमाएं हैं, उन सीमाओं में कुछ करना पड़ता। मैं हरियाणा का हूँ और हरियाणा के बेटे 100% बाप की बात मानते हैं। यूपी वाले तो मानते नहीं, अभी चुनाव में देखा था अपन ने, नहीं मानी तो नहीं मानी, अगले ने तो उसमें क्या कहा। हरियाणा में बाप ने बेटे से कह दिया कल तेरा रिजल्ट आ रहा है, फेल हो जाए तो मुझे अपना बाप मत कहियो। छोरा बोला ठीक। अगले दिन बेटा है, बाप ने पूछा क्या रिजल्ट रहा? बोले छोड़ना राम प्रसाद, क्या करेगा पूछ करके भाई। अच्छा, हमें अपने बेटों पर 100% कॉन्फिडेंस होता, यूपी वालों को नहीं होता, हमें 100 होता। वो हरियाणा में एक बाप अपने बेटे को कूट रहा था, और स्टेट में बच्चे पीटे जाते हैं, हमारे यहाँ कूटे जाते हैं। किसी ने बाप से पूछ लिया बेटे को क्यों कूट रहा है? बोले यार क्या करूं, कल इसका रिजल्ट आने वाला है, आज मुझे बाहर जाना है। यह है कॉन्फिडेंस। मालूम है 100% फेल होगा तो साले को आज ही कूट काट करके चलो इसको। अच्छा, मैं दिल्ली के श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में पढ़ा, बेस्ट कॉलेज कॉमर्स का। सेकेंड ईयर में मैं फेल हो गया। अच्छा, मैंने अपने बाप को 6 महीने तक पता नहीं लगने दिया कि मैं फेल हो गया। इसे कहते हैं मैनेजमेंट। ये MBA वाले क्या खा करके करें। और 6 महीने बाद मेरे दोस्त ने बापू से शिकायत की कि सुरेंद्र शर्मा फेल हो गया। बापू ने कहा इम्तिहान कोई कुंभ का मेला है जो 12 साल में आएगा, अगले साल दे लेगा, क्या फतारी है। हम बच्चों को इतना तनाव देते हैं कि आज 5वीं 6ठी क्लास के बच्चे आत्महत्या करने लग गए। हमने उनका बचपन मार करके रख दिया। इससे बड़ा अपराध कभी भी हम जिंदगी में नहीं कर सकते। अच्छा, मैंने अपने बेटे से कह दिया था देख तू 50% से ज्यादा नंबर मत लियो, क्योंकि मेरे 51 आए थे। ज्यादा लिया था जिंदगी भर चिढ़ाते रहता मुझे। 45% लिया, 95 लिया था अमेरिका भाग लेता। 45% लिया, साला मुझे दिल्ली छोड़कर गाजियाबाद नहीं जा सकता, जिंदगी भर मेरे साथ ही रहेगा। और तालियां इस बात पर चाहूंगा साहब, पूरे जनता का आशीर्वाद चाहूंगा। मेरा सुख ये नहीं है कि मेरा बेटा अमेरिका में 5 लाख रुपया महीना कमा रहा है। मेरा सुख ये है कि मेरा बेटा 50,000 रुपया महीना कमा रहा है, लेकिन शाम का खाना मेरे साथ बैठ करके खा रहा है। जिंदगी में पैसा एक सुख था, हमने उसको एकमात्र सुख बनाकर अपनी जिंदगी में कितने कांटे बोए हैं शायद हमको मालूम भी नहीं होगा साहब। अभी हरियाणा में कुछ साल पहले एक बच्चा गिर गया था गड्ढे में, प्रिंस। उसके बाद आगरा में एक छोरी गिर गई गड्ढे में। मैंने दोनों का रिश्ता करो, कुंडली मिल गई। वो 60 घंटे तक गड्ढे में पड़ा रहा। मेरे देश का सारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया 60 घंटे तक गड्ढे में पड़ा रहा। और देश किन मामलों में 60 साल से गड्ढे में पड़ा है, किसी को झांकने की फुर्सत तक नहीं मिली साहब। उस दिन हरियाणा में उस गांव में कई बाप ने अपने बच्चे कूटे। सालो तुम क्यों देखकर चल रहे थे? अगर आज तुम गड्ढे में गिर जाते तो हम कितना ऊपर उठ जाते। हमें ऊपर उठने के लिए भी गड्ढों की जरूरत पड़ती है साहब, क्या बात करें। दिक्कत ये नहीं, दिक्कत ये कि इस मुल्क में नेताओं ने बड़े प्रोजेक्ट नहीं दिए। गांधी जी ने बड़ा प्रोजेक्ट दिया था, मुल्क आज़ाद करना है। 35 करोड़ आदमी साथ चल दिए।
मैं कहना चाहता हूँ नेताओं, बड़ा प्रोजेक्ट दो। 125 करोड़ आदमी आपके साथ चलने को तैयार बैठा हुआ है आज भी। मैं आलोचना करता हूँ, विरोध नहीं करता हूँ। अब राहुल गांधी दलितों के यहाँ खाना खाते हैं, कोई राजा का प्रोजेक्ट है? छोटा प्रोजेक्ट है। बात अच्छी लगे तो आपकी तालियां चाहूंगा। राजा का काम ये नहीं है कि दलितों के यहाँ खाना खाए। राजा का काम ये है कि इस बात में दिमाग लगाए कि दलित उसके जैसा खाना किस दिन खाना शुरू करेंगे। अब भाजपा कहती है हम देश में मंदिर बनाएंगे, कोई राजा का प्रोजेक्ट है? छोटा प्रोजेक्ट है। फिर आपका समर्थन चाहूंगा। राजा का काम ये नहीं देश में मंदिर बनाए, राजा का काम ये है कि पूरे देश को मंदिर बनाए। एक बड़ी सोच दीजिए मुल्क में। गिद्ध ने चकोर से कहा तेरी कोई जिंदगी है? धरती पर बैठा सिर्फ चांद को ही ताकता रहता है। मुझे देख क्या ऊंची उड़ान है। चकोर तू तो नीचे रात भर रहता है, चांद को ताकता रहता है, क्या उड़ता हूं मैं। तो चकोर ने गिद्ध से कहा गिद्ध, ऐसी ऊंचाई और उड़ान से क्या फायदा जिसमें नजरें धरती पर पड़े मुर्दों को ही देखती रहती हैं। मैं धरती पर रहता हूं लेकिन सोच में चांद रखता हूं, तो आसमान में उड़ता है, सोच में मुर्दे रखता है। आप कहाँ बैठे ये महत्वपूर्ण नहीं है, आपकी सोच कहाँ बैठी है वो आपको महत्वपूर्ण बनाएगी। आपकी सोच बड़ी होती है तो एक मल्ला का बेटा भी बड़ा होकर के अब्दुल कलाम निकलता है इस मुल्क के अंदर। एक विजन बड़ा रखिए जिंदगी में। 2 मिनट की बात हो, 2 मिनट की बात, बस चिंता। राव साहब 2 मिनट बस, चिंता मत करो, ऊपर मत देखो, कुछ भी नहीं। जिस पार्टी में नेताओं ने ऊपर जहाज चांद देख रहे हो, सारे ही चांद देखोगे तो मुझे कौन देखेगा? मैं चकोर हूं, अभी तो चकोर का काम चल रहा है, उसे ही देख लो, सीधी सी बात ये। और आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, आप संपन्न लोग हैं, जिंदगी में किसी गरीब का मजाक मत उड़ाना। ईश्वर ने जिसको दिया है सब महत्वपूर्ण है। अमेरिका जाइए, सारे भारतीय दुखी मिलते हैं, सबके पास पैसा है। कोई आकर ये नहीं कहता सेठ बड़ा भूखा हूं, मुझे रोटी खिला दे। बात अच्छी लगे तो समर्थन करना। याद रख लेना, अमीरी की अकड़ तभी तक रहती है जब तक गरीबी उसे निहारती रहती है। निहारना बंद कर देगी तो अकड़ भी खत्म हो जाएगी। नदी ने अकड़ते हुए कुएं से कहा तेरी क्या औकात है, तुझे पता है? कहाँ नदी और कहाँ कुआं। नदी ने अकड़ते हुए कुएं से कहा तेरी क्या औकात है, तुझे पता है? कुआं हाथ जोड़कर बोला बहन जी, भटकाव और ठहराव में कुछ तो फर्क होता ही है। भटकाव और ठहराव में कुछ तो फर्क होता ही है। फर्क इतना ही है कि तुम प्यासे के पास जाती और प्यासा मेरे पास आता है। तुम ऊपर से नीचे की ओर जाती हो इसलिए मीठे से खारी हो जाती हो। मैं नीचे से ऊपर की ओर आता हूँ इसलिए मीठा का मीठा ही रहता हूँ। अपने लेवल से ऊपर उठोगे तो मीठे हो जाओगे, अपने लेवल से नीचे गिरोगे तो खारे होते हुए चले जाओगे। और आप सबसे इतना ही कहना चाहता हूँ, राजनीति कुछ भी कहे, इन व्यापारियों से कहना चाहता हूँ काम को धर्म समझो। और साधु संतों से एक ही कहना चाहता हूँ और राजनीति वालों से कहना चाहता हूँ, धर्म को कंधे पर बैठाकर राजनीति में आना, धर्म के कंधे पर बैठकर कभी भी राजनीति में आने की कोशिश नहीं करना। धर्म भी बदनाम होगा और राजनीति भी बदनाम होगी। इससे लोग जो धर्म के कंधे पर बैठकर आते हैं वो राजनीति को और धर्म को दोनों को बर्बाद करते हैं। और मैं आप सबसे कहता हूँ कि आज एक बार कहें, आखिरी बार कहें, क्या पता तुम न रहो, क्या पता हम न रहें। ब्रह्मचारी जी का इसलिए भी सम्मान करता हूँ, इन्होंने सेवा को धर्म माना है और जिंदगी भर आप ऐसा ही करते रहें। आप कहाँ तक पहुँचेंगे ये नहीं,
और ज़िंदगी में कितनी भी तरक्की करना, मैंने देखा ब्रह्मचारी जी के पांव जमीन से जुड़े हैं, कभी जमीन से ऊपर नहीं उठ करके दिए। तो इसलिए उनको भी प्रणाम करता हूँ कि आज एक बार कहें, आखिरी बार कहें, क्या पता तुम न रहो, क्या पता हम न रहें। और बात अच्छी लगे तो आपकी तालियां चाहूँगा साहब। आज एक बार कहें, आखिरी बार कहें, क्या पता तुम न रहो, क्या पता हम न रहें। मंदिरों मस्जिद की या किसी इमारत की, माटी तो लगी उसमें भाई मेरे भारत की, माटी तो लगी उसमें भाई मेरे भारत की। लहू था हिंदू का, अल्लाह सर था, मरा मुसलमान तो राम कब जिंदा रहा। बिखरे बिखरे हैं सभी, आओ एक घर में रहें, क्या पता तुम न रहो, क्या पता हम न रहें। और यही कि सितारों को आंखों में महफूज रख लो, बड़ी दूर तक रात ही रात होगी। मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर है हम भी, इसी मोड़ पर फिर मुलाकात के बाद सभी लोग भोजन के लिए आमंत्रित हैं। जो लोग भी आए हैं सभी के भोजन की व्यवस्था है। सत्संग हाल में सभी लोग भोजन करके ही प्रस्थान करेंगे। पूज्य महाराज जी के 60वें वर्ष के उपलक्ष्य में आए हुए सभी मेहमानों का हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। विशेष तौर से माननीय संतगण जिन्होंने आकर के महाराज जी की दीर्घायु की कल्पना की, माननीय श्री हरीश रावत जी, दूसरे उत्तराखंड के मंत्रीगण, विशिष्ट व्यक्ति और सभी महानुभाव जो इस कार्यक्रम में पधारे, सभी का हार्दिक धन्यवाद।